नमस्कार दोस्तों। बड़ी बड़ी घटनाओं के हम लोग कई बार पंचशतियाँ मनाते हैं कि इसको 500 साल पहले की बात है। इस नाम से बहुत ही बड़े बड़े जो हमारे महापुरुष हैं, महानायक हैं, उनकी पंचशती मनाने की परंपरा भी इन दिनों में आरंभ हो गई है। और ये सारी परंपराएं मित्रों, ये बाजारवाद की देन भी हैं और कुछ वास्तविक रूप से साहित्य के अध्येताओं, साहित्य का अध्ययन करने वालों की देन भी है। और इसी क्रम में मैं आपको आज एक ऐसी लड़ाई की बात भी आपको याद करा देता हूँ जिसको 5 साल हो गए, 500 साल हो गए। कोई भी ऐसा बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कोई चर्चा इस बारे में नहीं चली, लंबा चौड़ा चर्चा नहीं हुआ कि ये 500 साल पहले जो लड़ाई लड़ी गई थी इसका महत्व क्या है और ये इसको याद करना किस लिए कई बार दोहराया जाना इसको कई बार ज़रूरी लगता है कि इसको भी देख लें ज़रा, इस पर कोई थोड़ी सी दृष्टि डाल लेनी चाहिए। ये लड़ाई थी मित्रों पानीपत की पहली लड़ाई। ये पानीपत की पहली लड़ाई जो है ये भी दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पानीपत। ये उसमें उस मैदान में हुई थी। और पानीपत में उस वक्त ये भी था कि इसलिए ये लड़ाई महत्वपूर्ण मानी जाती है कि पानीपत में जो पहली लड़ाई ये हुई थी, ये लड़ाई भारतीय इतिहास में एक नए मोड़ की संरचना कर गई। नया मोड़ क्या कि उसके बाद ऐसा हुआ कि हमारे दिल्ली शासन पर मुग़लों की सल्तनत है वो स्थापित हो गई। और मुग़लों की सल्तनत इसी पानीपत की पहली लड़ाई के बाद ही इसी पानीपत की पहली लड़ाई के बाद ही ये सल्तनत जो है वो स्थापित हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुग़लिया ख़ानदान की जो परंपरा है ये इसी लड़ाई के बाद आरंभ हुई। और सबसे पहले ये मैं बता दूं आपको कि ये लड़ाई बाबर और दिल्ली के उस वक्त के सम्राट लोधी वंश के इब्राहिम लोधी के मध्य हुई थी। इब्राहिम लोधी के सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। उन दिनों में घुड़सवार और हाथियों की सेना और सब कुछ ये सारा चलता था, तोपखाना भी था। उन सब की तोप गाड़ियों की संख्या मिलाकर और उनको संचालन करने वालों की संख्या मिलाकर इब्राहिम लोधी के पास 80,000 सशस्त्र सैनिकों की एक बहुत बड़ी भीड़ थी। उन दिनों में 80,000 बहुत होते थे। और बाबर के पास इससे 1/4 भी नहीं थी, 1/4 के लगभग उसकी सेना थी। लेकिन समरकंद से कहाँ से वो चल के आया और उसके बाद उसने पानीपत के मार्ग में ही, पानीपत के मैदान में ही इब्राहिम लोधी की सेनाओं ने उसे रोकने का प्रयास किया। और वो प्रयास जो है वो इतना ज़्यादा एक प्रकार से उग्र रूप ले गया कि इसमें बड़ी जल्दी ही इब्राहिम लोधी की सेनाएं भाग खड़ी हुई। अब आप पूछेंगे ये क्या है जो ऐसी चीज़ बाबर के पास थी और उनके पास नहीं थी। जहाँ तक तकनीक का सवाल है, सामरिक तैयारी का सवाल है, युद्ध के आयुधों या शस्त्रास्त्रों का सवाल है, वो लोधी बहुत आगे था, बहुत आगे था, उसकी सेनाएं बहुत आगे थी। लेकिन बाबर की एक बात याद आती है कि बाबर में शुरुआती दौर पे बाबर को थोड़ी सी शिकस्त का एहसास हुआ कि वो उसके जो सैनिक हैं वो टिक नहीं पा रहे। तो अगले दिन उसने सुबह की पहली नमाज के बाद एक बात कही कि अगर जीत गए तो हम इस देश पर राज करेंगे और हार गए तो गाजी कहलाएंगे। गाजी का मतलब हम शहीद कहलाएंगे। तो एक शहादत का रुतबा है एक तरफ और एक तरफ विजय श्री की पताका है। एक तरफ दिल्ली का राज है और दूसरी ओर शहादत का दर्जा पाने की ललक। और ऐसी को प्रेरणादायक बातों से बाबर ने अपनी सेनाओं का, अपने सैनिकों का एक जो मनोबल था उसको स्थापित करने का प्रयास किया और वो सफल भी रहा। और उस सफलता में सबसे बड़ी बात यह भी थी कि इब्राहिम लोधी और उनके जो मुख्य सूबेदार, मुख्य सिपा सलार थे, उन सबको ये था कि हम तो दिल्ली पर राज करते हैं। और दिल्ली के राज का जो अहम था ये उन्हें ले भी डूबा। वो अपने ऐश्वर्य के संसाधनों से बाहर बहुत कम आए थे।
और जब आए भी तो हाथियों पे सवार होके आराम से अपनी शान और शौकत की नुमाइश करते हुए, शान और शौकत की प्रदर्शनी लगाते हुए वो लोग आए। और इधर बाबर के पास घुड़सवार सेना और पैदल जो सैनिक थे वो ज़्यादा थे। उनमें जोश था, उनमें जुनून था एक इस युद्ध को जीतने का। और मित्रों, हुआ वही जिस परिणाम की अपेक्षा की बाकायदा अपेक्षा की जाती थी, उम्मीद लगाई जाती थी कि ये जो किसी कमिटमेंट, किसी प्रतिबद्धता के साथ अगर वो लड़ते हैं तो प्रतिबद्धता व्यक्ति को दूसरे पक्ष पर हावी होने का एक स्वर्णिम अवसर भी दे देती है। और इसके बाद मित्रों ये हुआ कि इसके बाद लंबे अरसे तक भारत को मुगलिया सल्तनत के बिल्कुल नियंत्रण में रहना पड़ा। और ये सिलसिला बाबर के साथ शुरू हुआ और शुरू होने के बाद ये बहादुर शाह ज़फ़र तक चला। उसको अंतिम वंशज माना गया है लगभग उसी बाबरी परंपरा में। और इसी बीच में मित्रों जो सबसे बड़ी बात ये थी कि इस युद्ध का महत्व क्या था। युद्ध का महत्व अगर जाने कि अगर ये युद्ध ना होता और मुगलिया ख़ानदान सल्तनत जो है वो सत्ता में ना आती तो हम ये लाल किला या ताजमहल या ऐसी अन्य इमारतें कैसे देख पाते। ये उनकी देन भी है, उन हमलावरों, उन आक्रांताओं की देन भी है जो इस युद्ध के बाद सत्ता में आए और लगभग 350 साल 400 साल तक सत्ता में बने रहे। ये उन लोगों की कुछ देन भी है जिसका मूल्यांकन भी होना चाहिए। और इसी बीच में मैं आपको इतना भी बता दूं कि इब्राहिम लोदी के बारे में ये भी एक अफवाह सी है, चर्चा है, किंवदंती है कि उसका निधन दिल्ली में हुआ था और वहाँ लोधी रोड और उसके आसपास किसी जगह उसकी कब्र का भी हवाला दिया जाता है। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। जब आप पानीपत के ऐतिहासिक स्थलों को देखेंगे तो वहाँ पर आपको इब्राहिम लोधी की कब्र भी दिखाई देगी और उस पर बाकायदा लिखा हुआ है कि दिल्ली के सुल्तान। ये भी उसमें ज़िक्र जारी है और ये भी आपको मिल जाएगा। तो ये भी तय है कि इसी युद्ध में इब्राहिम लोधी ने भी अपने प्राणों से हाथ धोए। शुक्रिया।